तो बच्चे लोग आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जीआरपी जो एडवांस रिवीजन की शीट मैंने दी थी उसका सॉल्यूशन चालू करें। तो पहली शीट का सॉल्यूशन मैं आपको बना रहा हूँ और आगे की 3 शीट तक अपलोड हो गई है बच्चों ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में। आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का शीट जो है सॉल्व करें। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कंसिडर एन एक्सपैंडिंग स्फीयर ऑफ इंस्टेंटेनियस रेडियस आर। तो r क्या है, इंस्टेंटेनियस रेडियस, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे। टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो मास है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। ठीक, फिर क्या बोला है, द एक्सपेंशन इज सच दैट इंस्टेंटेनियस डेंसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम। कि इंस्टेंटेनियस डेंसिटी थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या रहती है, यूनिफॉर्म, यानी वॉल्यूम चेंज होगा लेकिन इंस्टेंटेनियस डेंसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म। द रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी 1 बाय रो डी रो बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट। मतलब ये टर्म को भी क्या बोल दिया है, कॉन्स्टेंट बोला है। हमको बताना है वेलोसिटी v ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ एक्सपेंडिंग स्फीयर किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो सपोज अपने पास एक स्फीयर है, ये है स्फीयर, है ना, और क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है कि इसका जो रेडियस है वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है। समय के साथ रेडियस बढ़ता जाएगा तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो हम लोग को क्या निकालना है कि ये सरफेस में कोई एक पॉइंट है, उसकी किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड क्या है। ठीक है, तो सपोज किसी भी इंस्टेंट पे रेडियस आर है तो उसके बढ़ने की स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डी आर बाय डी टी। ठीक है, ये हो जाएगी डी आर बाय डी टी। तो द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर किसके प्रोपोर्शनल है हम लोग को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेंसिटी जो होती है वो होती है मास बाय वॉल्यूम। ठीक, डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, तो ये रिलेशनशिप आ गया किसके बीच में, डेंसिटी और मास के बीच में। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो मास थ्रू आउट द एक्सपेंशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर दो वेरिएबल हो गए, एक तो डेंसिटी और दूसरा आर, दोनों को एक तरफ ले आते हैं। रो आर क्यूब बराबर क्या होगा, उस तरफ जाएंगे तो ऊपर चले जाएगा ये, तो होगा 3m/4 पाई। ठीक, अब ये वाली टर्म जो उधर गया है वो पूरा का पूरा कांस्टेंट है। अब इसको क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट। तो देखो क्या आया था, रो आर क्यूब बराबर 3m/4 पाई। ठीक, तो यहां पर अपने को प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, एक मिनट, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड 3r² डी आर। ठीक, प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो आर क्यूब इंटू डी रो, ये हो जाएगा। ये बराबर 0 क्योंकि ये पूरे टर्म क्या है, कांस्टेंट है। अब उसको उस तरफ ले जाते हैं, तो रो 3r² डी आर बराबर माइनस आर क्यूब डी रो। क्लियर, अब क्या होगा, ये जो आर क्यूब है और ये r² ये कट जाएगा, यहां सिर्फ एक r बच जाएगा। अब रो को इधर ले जाते हैं तो क्या होगा, 3dr बाय आर बराबर डी रो बाय रो। ठीक, हमको चाहिए था dr बाई dt किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, dt से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां भी dt से डिवाइड कर दिए, यहां भी dt से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब आप गौर करेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि 1 बाय रो डी रो बाई डी टी, ये टर्म कांस्टेंट है। तो देखो इस तरफ आ गया 1 बाय रो डी रो बाई डी टी, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक, अब ये क्या है, डी आर, तो डी आर बाई डी टी बराबर क्या आ गया, ये उस तरफ जाएगा तो ये तो एक कांस्टेंट हो गया, इसको के बोल देते हैं। ये 3 भी कांस्टेंट है, उसके साथ मिलके वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, और आर कहाँ चले जाएगा, ऊपर, के आर। तो आपका डी आर बाई डी टी मतलब सरफेस पे कोई भी एक पॉइंट रहेगा, सरफेस पे कोई भी एक पॉइंट रहेगा, उसका इंस्टेंटेनियस इंक्रीज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बेसिकली उसकी वेलोसिटी, वो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ गया, आर के प्रोपोर्शनल आ गया। तो पहले का आंसर क्या होगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो रेडियस के प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी। ठीक है, अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला सवाल, ठीक, अगला सवाल ग्राफ वाला है बच्चों। क्या दिया इसमें, गिवन ग्राफ इज ऑफ किसका, 1 बाय एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी। मतलब y एक्सिस में 1 बाय है और वेलोसिटी कौन सी एक्सिस में ली गया, x एक्सिस में लिया गया। अब इफ द इंटरवल ड्यूरिंग विच द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम
2 मीटर टू 4 सेकेंड इज गिवन बाय डेल्टा टी सेकेंड्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 डेल्टा टी। ये जो वेलोसिटी है 2 से कितने में चेंज हो रही है, 4 में चेंज हो रही है इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल में हम लोग को बताना है कि कितना समय लगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इसके और इसके बीच में रिलेशनशिप लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है बच्चों, और ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा अपन यहां से निकाल सकते हैं, ये हो गया हाफ। ठीक, ये वाला इतना डिस्टेंस क्या हो गया हाफ, ये 1 - 1/2 हाफ हो गया, और ये क्या हो गया 2। ठीक है, तो स्लोप अपन क्या लिख सकते हैं, स्लोप यहां से आ जाएगा 1/4। स्लोप क्या आ जाएगा 1/4 परपेंडिकुलर बाय बेस। अब आप ये गौर कर सकते हैं यहां से यहां भी हाफ है और ये भी 2 है, मतलब ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y बराबर mx, इंटरसेप्ट 0 है, y एक्सिस में यहां पर लिखेंगे क्या है 1/a, तो यहां क्या लिखेंगे 1/a बराबर m, स्लोप के जगह लिखेंगे 1/4, और x एक्सिस में कौन सा वेरिएबल है v। तो ये बच्चे लोग आ गया अपना इक्वेशन 1/a बराबर 1/4 टाइम्स v। अब a को क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अपन क्या करते हैं, यहां पर इसको a को लिखते हैं dv/dt, तो dt ऊपर चले जाएगा तो क्या आएगा dt/dv बराबर v/4। अब वेरिएबल सेपरेट कर दो तो 4dt बराबर vdv। ठीक, अब इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर देते हैं। देखो सपोज जब वेलोसिटी 2 थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 2 थी, तब आपका टाइम क्या था, सपोज अपन बोलते हैं t1। जब फाइनल वेलोसिटी 4 हो जाती है, क्योंकि उसी इंटरवल के बीच में निकालना है 4 के बीच में, तो फाइनल वेलोसिटी 4 हो जाती है, तो वेलोसिटी टाइम कितना हो जाता है सपोज t2। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा 4 dt का इंटीग्रेशन t होता है t2 माइनस t1 बराबर v, v dv का क्या होगा v²/2, और हमको क्या लगाना है प्रॉपर लिमिट, तो प्रॉपर लिमिट लगा देते हैं, नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट 2 और 4, तो ये आ जाएगा 4 डेल्टा टी जो अपने को चाहिए था, और ये आएगा 4 का स्क्वायर 16/2 मतलब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 मतलब 2। ठीक है, तो ये आ गया डेल्टा टी बराबर आ गया 6, डेल्टा टी बराबर 6 आ गया, हमको 4 डेल्टा टी का बराबर 6 आ गया, तो हमको 2 डेल्टा टी का वैल्यू चाहिए, तो 2 डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा 2 डेल्टा टी का आंसर होगा 3। तो ऐसे बनेगा हमारा क्या सेकंड क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। अगला एक रिवरमैन बोटमैन प्रॉब्लम है बच्चों, तो इसमें हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। चलिए देखें, तो a boatman moves his boat with a velocity v relative to water, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर क्या दे दिया है v। ठीक, फाइंड्स टू हिज सरप्राइज दैट वेलोसिटी ऑफ रिवर u विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज मोर देन v। ठीक, तो जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है जो u के बराबर है वो v से बड़ी है। ठीक है, u इज ग्रेटर देन v। he has to reach a point directly opposite to starting point on the other bank, मतलब वो क्या करता है बच्चों, ये है आपका स्ट्रीम, और सपोज स्ट्रीम की स्पीड क्या है u, और आदमी को क्या करना है इस पॉइंट से डायरेक्टली अपोजिट वाले पॉइंट पे पहुंचना है उसको मिनिमम टाइम। ठीक है, या उसको पहुंचना है सॉरी, है ना, ही हैज टू रीच पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन अनदर बैंक। ए से डायरेक्टली उसको क्या पहुंचना है बी पे पहुंचना है, फिर ऑन अदर बैंक बाय ट्रैवलिंग मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। कैसा है मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस है बच्चों। हम लोग दो चीज पढ़ते हैं कि जब हम लोग बोटमैन रिवरमैन प्रॉब्लम पढ़ते थे, एक पढ़ते थे शॉर्टेस्ट टाइम वाला प्रॉब्लम, उसमें क्या करते थे बोट अपनी स्पीड को हमेशा क्या करता है टुवर्ड्स द शोर अपोजिट एंड पॉइंट करके सीधा चलता है, ऐसे में वो क्या कर जाता है कुछ ड्रिफ्ट कर जाता है ड्यू टू यू। और दूसरा क्या था क्रैबिंग टाइप का, जिसमें हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करते थे, तो बोट क्या करता था अपनी वेलोसिटी स्ट्रीम के साथ कुछ एंगल बनाते हुए रखता था। ठीक है, तो क्या होता था जो यू वेलोसिटी रहती थी किसकी स्ट्रीम की यू वेलोसिटी रहती थी उसको, तो ये जो बोट की वेलोसिटी उसका एक कंपोनेंट इन दोनों को कैंसल आउट कर देता था, तो नेट वेलोसिटी जो होती थी वो हमेशा क्या रहती थी
टुवर्ड्स द एंड बी, तो वो स्ट्रेट पाथ में शॉर्टेस्ट पाथ से पहुंच जाता था। लेकिन यहां पर बच्चों एक कैच क्या बोल दिया है, मान के चलो ये एंगल अगर थीटा है और बोट की वेलोसिटी कितनी है v, जो क्वेश्चन में दी है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। तो अगर उसको शॉर्टेस्ट पाथ में चलना है यहां से यहां, तो v sin थीटा और u ड्रिफ्ट नहीं होना है, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन होना नहीं है, तो उस केस में ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट और u ये दोनों का सम 0 हो जाना चाहिए। ऐसा कब होगा, जब v sin थीटा बराबर होगा u के, और ऐसा कब होगा, जब sin थीटा बराबर होगा u बाय v के। ठीक, अब यहां पर है क्रक्स पॉइंट इस क्वेश्चन का, u जो है वो v से बड़ा बोल दिया है, u जो है v से बड़ा बोल दिया है, तो sin थीटा का वैल्यू तो 1 से बड़ा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो ये केस होगा बच्चों कि हम लोग यहां से ये एंड डायरेक्टली जो अपोजिट एंड है पहुंच ही नहीं सकते। हम लोग कितना भी एंगल में तैरा ले, कितना भी एंगल में तैरा ले, हम लोग जब तक यहां पहुंचेंगे हम लोग कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट कर जरूर जाएंगे। ठीक, तो अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंचना है तो क्या करेगा, बोटमैन स्टीयर तो करेगा किसके तरफ, ऐसा कि वो u के इफेक्ट को काट पाए, लेकिन पूरा कैंसिल नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि u का मैग्नीट्यूड बड़ा है, स्ट्रीम का स्पीड बड़ा है v से। तो जब वो अपोजिट एंड में पहुंचेगा तो क्या कर जाएगा, कुछ ड्रिफ्ट कर जाएगा। तो उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए किसी एक एंगल पे वो चलेगा, और जितना ड्रिफ्ट हो जाएगा वो पैदल चल के वापस जो है अपोजिट एंड तक पहुंच जाएगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा है। तो बोला है ही मस्ट स्टीयर द बोट विथ वेलोसिटी v एट एन सर्टेन एंगल विद द रिवर फ्लो सो दैट ही कैन रीच द अपोजिट पॉइंट डायरेक्टली। तो डायरेक्टली तो पहुंच नहीं सकता, इट्स वेलोसिटी v मस्ट बी टुवर्ड्स डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट। तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट में अगर रहेगी वेलोसिटी बच्चों तो वो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए होती है, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए नहीं। तो ये पॉइंट भी कैंसिल हो गया। बोटमैन शुड मेंटेन वेलोसिटी ऑफ बोट एट एन सर्टेन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर। तो ये बात तो सही लग रही है कि उसको जैसे इस तरफ है स्ट्रीम की स्पीड, तो उसको इस तरफ ड्रिफ्ट करना पड़ेगा ताकि जो कंपोनेंट आए वो उसको कैंसिल कर सके, मिनिमाइज कर सके। ठीक है, तो वो स्ट्रीम के डायरेक्शन से 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनाएगा, ये बात तो सही है। ठीक है, फिर ग्रेटर देन 90 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग एंड देन वॉक द रेस्ट ऑफ डिस्टेंस। क्योंकि मिनिमम पॉइंट पे तो वहां पहुंच नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट हो जाएगा, तो फिर वापस चल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। अब ये बच्चों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें क्या है। तो क्या बोला है, सपोज एन एंकर्ड नियर द शोर, यू आर एंकर्ड नियर द शोर ऑफ चैनल इन विच देर इज अ स्टडी स्टेट करंट। मतलब करंट मतलब एक कुछ वेलोसिटी से रिवर की स्पीड फ्लो हो रही है। You are going to run your motor boat at a constant throttle to dock directly across the channel of opposite shore। तो आपको क्या करना है, जो स्पीड आपकी रहेगी बोट की वो विद रेस्पेक्ट टू वाटर फिक्स है, v बढ़ेगी नहीं, वो नहीं होगी, कांस्टेंट। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक है, द वे इन विच वन माइट स्टीयर द बोट टू द डॉक इज पॉइंटिंग मेथड। ठीक है, हम लोग बच्चों जब हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे, बेसिक मैकेनिक्स सीखते रहे, बेसिक काइनेमेटिक्स सीखते रहते हैं, तो प्रॉब्लम हम लोग करे थे कि डायरेक्टली अपोजिट एंड में पहुंचने वाला, उसमें हम लोग जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसको क्रैबिंग बोलते हैं बच्चों। ये अलग मेथड है जो दिया है, उससे कंफ्यूज मत होना। जो हम लोग उसमें मेथड इस्तेमाल करते थे वो क्रैबिंग था। जैसा पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखा, तो क्या होता था उसमें क्रैबिंग मेथड में कि ये ए है और आपको डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट कहाँ पहुंचना है, बी पे पहुंचना है। तो आप क्या करते थे, स्ट्रीम के साथ आपके बोट की वेलोसिटी ऐसी बनाते थे ताकि क्या हो, इसका जो कंपोनेंट है बोट की वेलोसिटी का वो स्ट्रीम की स्पीड को कैंसिल कर दे। तो हॉरिजॉन्टल मोशन होता नहीं था और आप बिना ड्रिफ्ट किए सीधा अपोजिट एंड पे पहुंच जाते थे। तो इसमें आपको क्या रखना है, आपको आपका जो बोट का स्टीयरिंग डायरेक्शन है वो कांस्टेंट रखना है, थीटा। क्लियर है, ये जो मेथड बोला है इसको पॉइंटिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसमें अलग बात है। अब पॉइंटिंग मेथड में क्या है, इन पॉइंटिंग मेथड कीप द नोज ऑफ द बोट पॉइंटेड डायरेक्टली एट द डॉक। ठीक, कि आपको जो जैसे आप बोटिंग कर रहे हैं तो शुरू में देखो आप इस इनिशियल पोजीशन पे थे। ठीक है, तो आपने क्या किया, पॉइंट किया टुवर्ड्स द एंड। अब आपको पता है कि स्ट्रीम की स्पीड क्योंकि इस तरफ है, तो आप अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप धीरे से ड्रिफ्ट कर जाएंगे।
धीरे से क्या कर जाएंगे, ड्रिफ्ट कर जाएंगे। तो आप जैसे ही ड्रिफ्ट किए, जितना भी ड्रिफ्ट किए, आप एंगल अभी ऊपर ही नहीं रखेंगे, आपके बोट का जो डॉक है उसका पॉइंट कर देंगे किस तरफ, टुवर्ड्स द डॉक, जहां पर आपको एंड करना है। तो आपका जो शिप का फेस होगा, यानी जो फ्रंट होगा, उसको आप हमेशा पॉइंट करेंगे टुवर्ड्स द डॉक। तो फिर अब क्या होगा, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक, जिसके कारण आप इसके तरफ मूव करने चालू करेंगे, लेकिन क्योंकि स्ट्रीम स्पीड अभी भी है तो फिर और ड्रिफ्ट करेंगे। तो जितना ज्यादा आप ड्रिफ्ट करते जाएंगे बाहर, आपका जो एंगल टुवर्ड्स द डॉक है वो भी बढ़ता जाएगा। आप यहां पहुंच गए तो ऐसा हो जाएगा। आ रही बात समझ में, एंगल धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर बच्चों, जैसे क्रैबिंग मेथड में एंगल कांस्टेंट रहता था, यहां एंगल कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, लेकिन उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी वेरिएबल है, क्योंकि एंगल वेलोसिटी जो बना रही है वो चेंज कर रही है, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करें, और वही हमको निकालना है। वेलोसिटी ऑफ बोट दे दिया, वेलोसिटी ऑफ वाटर दे दिया है, हमको विड्थ ऑफ रिवर दे दिया, हमको टाइम टेकन बाय द टाइम टेकन टू रीच द अपोजिट एंड निकालना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चों आसान तरीका ये है, आसान तरीका तो नहीं है कोई ऐसे ही बोल रहा हूं, लेकिन तरीका क्या है ये देखते हैं, अप्रोच, ठीक है। सपोज ये एक एंड बन गया, ये एक एंड बन गया, क्लियर है। अब सबसे पहले क्या कीजिए, आप ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इसको मान लीजिए ओरिजिन। क्या मान लीजिए, ओरिजिन 0,0। ये आपका क्या पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट, ठीक। अब जो फिनिश पॉइंट है वो ठीक यहां था। अब आप क्या कीजिए, ये जो फिनिश पॉइंट है, अभी क्या थी, रिवर की वेलोसिटी क्या है, चल रही है, किस तरफ है रिवर की वेलोसिटी, यू वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में। तो आप क्या कीजिए, पानी को स्टिल कर दीजिए। अगर आप पानी को स्टिल करेंगे तो ये पॉइंट जो स्टेशनरी था उसकी वेलोसिटी इधर मानना पड़ेगा यू के तरफ, ये आपका फिनिश पॉइंट है। यानी हम लोग जो फिनिश पॉइंट है यानी वाटर है, उसके रिलेटिव ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके फ्रेम में सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि पानी तो चल रहा है, तो चलते हुए फ्रेम को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, जितने भी पॉइंट्स को आप देख रहे हो उस फ्रेम के हिसाब से, उन सारे में जो भी फ्रेम की वेलोसिटी है उसको उल्टा करके ऐड कर देते हो। तो यू, पानी इस तरफ जा रहा है तो पानी को रोकना है, तो जो भी पॉइंट को आप कंसीडर कर रहे हो पानी के रेस्पेक्ट में, वाटर, स्टिल वाटर के रेस्पेक्ट में, उस पॉइंट का वेलोसिटी दे दो यू अपोजिट तरह। क्लियर? मतलब आपका जो फिनिशिंग पॉइंट है वो ड्रिफ्ट करते 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 यहां आएगी, ठीक। अगर वाटर रेस्ट पे माना हो तो ये समझ में आया, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये समझ गया तो आगे भी समझ में आएगा, ठीक। तो हम लोग क्या किए, वाटर के रेस्पेक्ट में फिनिशिंग पॉइंट का वेलोसिटी मान लिए। फिनिशिंग पॉइंट रेस्ट पे क्योंकि पानी चल रहा है, तो हम क्या मान लिए कि पानी रुका हुआ है और फिनिशिंग पॉइंट चल रहा है। हम लोग फ्रेम चेंज कर दिया, फ्रेम किसका मान लिया कि पानी स्टिल है, तो वाटर के फ्रेम में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, तो सपोज ये जो पानी है वो कितना डिस्टेंस आगे आ गया, सपोज इसका पोजीशन लिख लेता हूं d, और ये जो ऊपर आ गया वो कितना बिट क्रॉस कर दिया, b। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा d, और वर्टिकल में b, 0 0 से ये डिस्टेंस हो गया d और ये हो गया b। अब देखो, शुरू में सपोज किसी भी टाइम t पे मैं एट एनी टाइम t ये बता रहा हूं, ठीक। एट एनी टाइम t अपना क्या है, सपोज बोट चलना चालू किया और बोट को कहां एंड करना है, फिनिशिंग पॉइंट पे। अब पानी स्टिल हो गया बच्चों, पानी चल नहीं रहा है, ठीक। तो पानी स्टिल हो गया, तो बोट को फिनिश इस पॉइंट पे करना है। तो इनिशियली क्या करेगा, बोट की वेलोसिटी होगी इस तरफ, वेलोसिटी ऑफ बोट इस तरफ होगी, ड्रिफ्ट कर रहे हो आप इस तरफ, ठीक। अब नहीं इनिशियली ये नहीं होगी, सॉरी क्या बना दिया मैं, एक मिनट इसको मिटाता हूं, ठीक। इनिशियली क्या होगी, आपकी जो वेलोसिटी होगी बोट की वो इस तरफ होगी, क्यों, आपका फिनिशिंग पॉइंट अभी यहाँ है, t=0 पे फिनिशिंग पॉइंट कहाँ है। अब सपोज कुछ समय बाद आपका जो है बोट फिर आगे कुछ पहुंच जाएगा, तब तक ये जो स्ट्रीमिंग पॉइंट है, ये जो फिनिशिंग पॉइंट है वो भी कुछ आगे पहुंच जाएगा। अभी बताओ किसी समय टी पे वो यहाँ पर, किसी समय टी पे वो यहाँ पर है, ठीक। तो इस फिनिशिंग पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, u, और अभी आप सपोज बीच में कहीं यहाँ कहीं पहुंचे हो, अभी किसी भी पॉइंट पे यहाँ, तो आप किधर पॉइंट करोगे,
टुवर्ड्स द फिनिशिंग पॉइंट। और जैसे जैसे फिनिशिंग पॉइंट आगे बढ़ता जाएगा आपका भी पोजीशन चेंज होता जाएगा और आपका भी वेलोसिटी हमेशा, जैसे फिनिशिंग पॉइंट अब यहाँ पहुंच गया, आप यहाँ पहुंच गए तो अब आपका पॉइंट यहाँ करेगा, फिनिशिंग पॉइंट यहाँ पहुंच गया, आप यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ पॉइंट करेगा। आ रही बात समझ? मतलब ये वेलोसिटी ऐसा चेंज होते जाएगी। तो आप कुछ ऐसा कर्व्ड पाथ फॉलो करेंगे। अगर हम फ्रेम किसका लें? पानी का। पानी का फ्रेम ले तो आप ऐसा कुछ कर्व्ड पाथ फॉलो कर रहे हैं। ये समझ में आया? अब देखो, फिनिशिंग पॉइंट की वेलोसिटी u है, तो जब फिनिशिंग पॉइंट इस पॉइंट पे पहुंचता है वही उसी सेम टाइम पे आपके बोट को भी यहां पर पहुंचना है। ठीक, सपोज वो टाइम ले लेता हूं मैं t इज इक्वल्स टू कैपिटल T। अब देखो, सबसे पहला मैं क्या लिख सकता हूं? u इंटू कैपिटल T बराबर d। ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ठीक, क्यों लिख सकता हूं? कि भाई यहां से यहां आने में इसको t टाइम लग रहा है। फिनिशिंग पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? u है। फिनिशिंग पॉइंट का वेलोसिटी अगर u है और यहां से यहां आने में उसको कितना टाइम लग रहा है? t टाइम लग रहा है। तो क्या होगा? u इंटू टी बराबर हो जाएगा ये डिस्टेंस। ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक, ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन के लिए क्या करता हूं? सपोज अभी ये इस पॉइंट पे क्या है? फिनिशिंग पॉइंट अभी चलते चलते किसी टी टाइम पे, किसी टाइम पे बीच में, 0 से टी इंटरवल के बीच में किसी टी टाइम पे यहां पे पहुंचा है और आपका वेलोसिटी यहां पॉइंट हो रहा है। ठीक है, क्या करते हैं? इसको ऐसे करो और वर्टिकल बना लो। सपोज ये वर्टिकल से अभी कितना एंगल बना रहा है? थीटा। मान के चलो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, या हॉरिजॉन्टल से ले लेते हैं एंगल, जिससे भी लेना है। दोनों से सही आंसर आएगा, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अपन किससे ले रहे हैं अभी? हॉरिजॉन्टल से। ये एंगल थीटा बन रहा है। तो अब इस v के दो कंपोनेंट कर लो। एक कंपोनेंट आएगा बच्चों इधर, क्या होगा वो? v cos थीटा, और एक आएगा ऊपर v sin थीटा। ठीक है, एक आएगा ऊपर इधर v cos थीटा और एक आएगा ऊपर v sin थीटा। अब आप देखो, जो बोट है, थीटा तो वेरिएबल, ये थीटा जो है वो वेरिएबल है। ये थीटा बार बार चेंज होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप खुद देखते जाओ बोट आगे जाते जा रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल जो है वो शुरू में क्या था? हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री बना रहा था, और जैसे जैसे यहाँ पहुंच जाता है तो एंगल क्या बना रहा है? 0 डिग्री। ठीक है, तो ये थीटा चेंज हो रहा है, ये थीटा वेरिएबल है। तो छोटे से टाइम इन इंटरवल dt, छोटे से इन dt टाइम, छोटे से टाइम इंटरवल dt में ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना ड्रिफ्ट करेगा? मैं लिख सकता हूं कितना? v cos थीटा dt। ठीक, ये बराबर होगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस जो बोट किया dx। अब ऐसे ही हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को अगर आप जोड़ेंगे 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 तो उसको 0 से t टाइम में फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच जाना है। तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा? d चलेगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं 0 से t समय तक, तो ये जो है d के बराबर आ जाएगा। ये समझ में आएगी नहीं इक्वेशन? ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट में, है ना। तो अभी दो इक्वेशन क्या है? एक तो ut बराबर d आ गया है, पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन अभी क्या लिखे? v cos थीटा 0 से लेके t तक dt, ये बराबर है, ये भी d के बराबर है, जिसको ut के बराबर भी लिख सकता हूं, अभी नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, v कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। जब हम cos थीटा dt का सम करेंगे 0 से t तक, तो वो वैल्यू किसके बराबर आएगी? d के बराबर आएगी। अब इसको यहां नोट करके रखे रहते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है, देखो ये जो है, ये रिवर का एक विड्थ, ये रिवर का एक विड्थ। ठीक है, हम लोग कैसा फ्रेम माने? हम लोग फ्रेम माने हैं पानी का। पानी का फ्रेम माने हैं तो हमारा फिनिशिंग पॉइंट क्या है? एक जगह कांस्टेंट रुका हुआ नहीं है, आगे चल रहा है। तो वो फिनिशिंग पॉइंट यहां पहुंच जाएगा कब? t इज इक्वल्स टू टी पे, t इक्वल टू 0 पे यहां पे था। ठीक है, और बोट को भी ऐसे ड्रिफ्ट करते हुए इस पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, सपोज किसी समय बोट अभी यहां पहुंचा है, इसका वेलोसिटी है u। बोट अभी यहां पहुंचा है, इसका वेलोसिटी क्या है? u। ठीक है, और आपका जो क्या बोलते हैं, सो बोट नहीं, फिनिशिंग पॉइंट अभी यहां पहुंचा है और उसका वेलोसिटी है u। ठीक है, और आपका बोट अभी यहां पर पहुंचा है। बोट अभी क्या है? यहां पे पहुंचा है। बोट किधर पॉइंट करेगा? बोट पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द, ये डायरेक्शन किधर? टुवर्ड्स द फिनिशिंग पॉइंट। कहां पॉइंट करेगा? टुवर्ड्स द फिनिशिंग पॉइंट। तो सपोज इस पॉइंट पे ऐसा मानिए ये फिनिशिंग पॉइंट है,
dt टाइम में ये फिनिशिंग पॉइंट कितना आगे बढ़ जाएगा, इतना डिस्टेंस यहां पर बढ़ जाएगा। तो dt टाइम में उस छोटे से टाइम इंटरवल में मान के चलो बोट भी इधर ही पॉइंट कर रहा है, कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। बोट किधर पॉइंट करेगा, फिनिशिंग वेलोसिटी की तरफ हमेशा पॉइंट कर रहा है। ठीक, अब यहां से क्या किए, ये बनाए और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो बच्चों, इसके लाइन में, वेलोसिटी के लाइन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। हॉरिजॉन्टल से एंगल अपन क्या लिए, थीटा लिए। हॉरिजॉन्टल से अपन क्या लिए, एंगल थीटा। तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। इसका परपेंडिकुलर ये इसका नहीं, ये होगा 90 माइनस थीटा। क्या होगा, 90 माइनस थीटा, सॉरी। ठीक, अब इसके कंपोनेंट करते हैं। क्या करते हैं, कंपोनेंट। देखो कंपोनेंट कैसे हो जाएंगे, अब u का कंपोनेंट कर रहा हूं, किसका, u का। तो u का ये वाला कंपोनेंट होगा u साइन थीटा, u कॉस 90 माइनस थीटा हो गया, साइन थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा u कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। ये समझ में आया। तो आप एक चीज गौर कर सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फिनिशिंग पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट के डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, फिनिशिंग पॉइंट के डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, v माइनस u कॉस थीटा। ये है बोट की वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ फिनिशिंग पॉइंट पे, नेट वेलोसिटी फिनिशिंग पॉइंट के डायरेक्शन में, v माइनस u कॉस थीटा। तो dt टाइम में ये कितना ड्रिफ्ट करेगा, इनटू कर दो dt। अब पूरे टाइम में कितना इंटीग्रेट करेगा, तो हम लोग क्या कर देते हैं, पूरे को इंटीग्रेशन कर देते हैं। कहां तक, 0 से लेके t तक। अब ये क्या चीज होगा, आप खुद सोचिए। स्टार्टिंग पॉइंट यहां था, फिनिशिंग पॉइंट यहां था, कब, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे। ये स्टार्टिंग था, ये फिनिशिंग था। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी, दोनों के बीच की डिस्टेंस थी b, विड्थ ऑफ रिवर के बारे में। तो अभी हम लोग रिवर फ्रेम के हिसाब से सॉल्व करें तो आपको मोशन ऐसा टेढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन जब वो स्टार्ट पॉइंट से फिनिश पॉइंट एंड करेगा तो टुवर्ड्स द एंड पॉइंट, टुवर्ड्स द एंड पॉइंट उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, b ही रहेगा। ये पॉइंट समझने वाला है। आ रही बात समझ में, कि बोट किधर पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स द फिनिशिंग पॉइंट हमेशा पॉइंट कर रहा है। तो फिनिशिंग पॉइंट की तरफ v वेलोसिटी से वो बढ़ रहा है, v से बढ़ रहा है, और बोट जो रिवर की स्ट्रीम की वेलोसिटी उसके अलोंग वो कितनी है, v कॉस थीटा। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो गई फिनिशिंग पॉइंट की तरफ, v माइनस u कॉस थीटा। ठीक, तो उसमें dt मल्टीप्लाई किए तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ फिनिशिंग लाइन। तो सारा डिस्प्लेसमेंट अगर जोड़ेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, b इन द डायरेक्शन ऑफ फिनिशिंग लाइन। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां पर क्या करते हैं, इसको वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो v dt बाहर आ गया 0 से लेकर t तक, माइनस u cos थीटा बाहर आ गया 0 से लेकर t तक, dt बराबर क्या चल रहा है, b। अब v को कॉमन ले लेते हैं, v बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बड़ा T। ठीक, माइनस u को बाहर ले लेते हैं, u को क्या ले लेते हैं, बाहर। cos थीटा dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक, वो क्या आ जाएगा बच्चों, v बाय डी। क्या आ जाएगा, v बाय, सॉरी d बाय v। ये v यहां चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, d बाय v। तो यहां पर u इंटू d बाय v लिख देते हैं। ये समझ में आया, इसका सब्स्टिट्यूशन यहां से उठा लिए। अब d बाय v आया और ये u पहले से था, d बाय v इसका इंटीग्रेशन आ गया, ये बराबर है b के। क्लियर। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो कहाँ गया ये, तो vt इधर आएगा, vt माइनस, अब d को तो अपने को काम नहीं है, क्वेश्चन में d दिया भी नहीं था, तो d का सब्स्टिट्यूशन अपन यहां से बना लेते हैं। d का बराबर क्या आ जाएगा, ut। तो क्या हो जाएगा, ut, तो u स्क्वायर t बाय v बराबर b। तो हमको तो टाइम निकालना था, तो टाइम क्या आएगा, कॉमन, टाइम यहां से कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय v बराबर b। तो यहां से टाइम आ जाएगा बच्चों bv बाय v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्लियर है। तो ये आ गया बच्चों आपका टाइम। ठीक, देखो ये जो है पॉइंटिंग मेथड से अपन ऐसा पाथ फॉलो करके पहुंच रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग इस फिनिशिंग पॉइंट को क्या है,
यानी रिवर चल रही थी तो रिवर को स्टॉप करके फिनिशिंग पॉइंट को आगे बढ़ा दी। तो पाथ कुछ ऐसा दिखा किस फ्रेम में, उस फ्रेम में, किस में, क्या बोलते हैं, रिवर के फ्रेम में। लेकिन एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट जो इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द फिनिशिंग पॉइंट, वो वेलोसिटी क्या रही, v माइनस यू कॉस थीटा। ये बात आपको समझनी, क्लियर है। तो ये प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए बच्चों फ्रेम हमको रिवर का लेना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना, ठीक है। और ये जो टाइम आया है ये मिनिमम टाइम नहीं है। मिनिमम टाइम आता था जब हम लोग क्रैबिंग इस्तेमाल करते थे, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल थीटा लेते थे और उससे चलते थे ताकि हमारा जो है स्ट्रीम का स्पीड, ये वेलोसिटी का जो एक कंपोनेंट है उससे कट जाए। तो क्रैबिंग में जो टाइम लगता है वो और कम लगता है इससे, ठीक है। और ये जो पॉइंटिंग मेथड है उसमें तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन दोनों में ही ड्रिफ्ट क्या होती है, जीरो। क्लियर बात। तो ये चीज याद रखेंगे बच्चों। तो इसका आंसर होगा बी वी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देख लेते हैं प्रॉब्लम में कोई ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन ए। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या बोला है, व्हेन अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, मैन स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल 37 डिग्री, ठीक है। तो क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है और बच्चों आदमी जो है इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग चल रहा है, इधर से स्टार्ट किया, ठीक। तो क्या बोला, एट एन एंगल 37 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ही फाउंड दैट रेन टू बी फॉलिंग वर्टिकली। मतलब उसको क्या लगा कि रेन वर्टिकली गिर रही है। तो स्टार्ट किया उस समय क्या होगा, u 0 होगा, और रेन क्या बोला है, गिर रही है वर्टिकली 4 मीटर पर सेकेंड, और क्या दे दिया उसका मैग्नीट्यूड, ठीक। वेलोसिटी ऑफ रेन इज कांस्टेंट विद मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड, और कांस्टेंट है मतलब चेंज भी नहीं हो रहा। तो 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिर रही है, आदमी का वेलोसिटी 0 है, तो एक्चुअल जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगी वो हो जाएगी -4j ही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अभी मैन रेस्ट से चालू किया है तो u का वैल्यू क्या है, 0, तो वेलोसिटी ऑफ मैन 0 हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होगा वही वेलोसिटी ऑफ रेन होगा, और इट अपीयर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली, तो उसका मैग्नीट्यूड 4 है, और अपीयर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली, वर्टिकली मतलब j कॉम्पोनेंट होगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन 4j हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन भी क्या हो जाएगा, -4j। ये समझ में आया कि नहीं, तो एक चीज पता चल गया। फिर आफ्टर t सेकेंड्स ही फाइंड्स, आफ्टर t सेकेंड ही फाइंड्स वेलोसिटी रेन टू स्ट्राइक हिम हॉरिजॉन्टली। कुछ समय बाद उसको लगा कि रेन उसको हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक कर रही है। अब सपोज ऐसा हुआ t टाइम पे, ठीक, t टाइम पे हुआ, तब तक इसका वेलोसिटी जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, ऐसा, यहां u था कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो यहां हो जाएगा वेलोसिटी उसका at, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, at, एक्सीलरेशन इनटू टाइम। अब उसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, तो एक ये कंपोनेंट आएगा, एक ये कंपोनेंट आएगा, ये एंगल कितना दिया है, 37 दिया है, तो हम लोग दोनों कंपोनेंट लिख लेते हैं बच्चों। क्या होगा, 80 cos 37i प्लस 80 sin 37j, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट, ठीक है। अब क्या बोला है सेकेंड केस में कि आफ्टर टी टाइम वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन तो चेंज हो नहीं रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन को क्या लिखते हैं बच्चों, -4j, नीचे गिर रही है, माइनस कर देते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगी 80 cos 37i प्लस 80 sin 37j। अच्छा, अब देखो ये भी माइनस वाला टर्म है और ये माइनस अंदर जाएगा तो जे वाले कंपोनेंट ऐड हो जा रहे हैं बच्चों, जे वाले कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब मैं एज्यूम किया था नीचे से ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई जे वाले रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग हॉरिजॉन्टली, तो सिर्फ आई वाला कंपोनेंट बचना चाहिए, ठीक। तो यहां पर आई वाला कंपोनेंट बचेगा कब, जब जे वाले कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तभी तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हॉरिजॉन्टल होगी। तो मैं जो एज्यूम किया था नीचे से ऊपर जा रहा है, ऐसा मत करो बच्चों, आप मान लो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, फर्क बस ये पड़ेगा कि ये एंगल 37 था तो ये एंगल 37 हो गया, तो अब ये वाला कंपोनेंट क्या होगा 80 cos 37 और ये वाला टर्म क्या होगा 80 sin 37, ठीक है, बस ये होगा, ये हो गया 80 cos 37 और ये हो गया 80 sin 37। क्लियर बात।
पक्का सही एंगल मार्क किया हो ना, ये ट्रांसवर्सल और ये इक्वल एंगल, तो ये एंगल अब 37 होगा, इसको नहीं लेना, ठीक है। तो ये हो गया कॉस और ये हो गया साइन। तो वेलोसिटी कैसा चेंज हो जाएगा, अब ये माइनस आई हो गया तो अंदर में आएगा माइनस आई, और ये क्या हो गया, ये भी माइनस जे हो गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस जे, ठीक है, क्लियर है। दूसरा ये जो है डाउनवर्ड जा रहा है, क्या है 80 साइन 37, तो अब ये अभी भी जे वाला 80 साइन 37 है और हॉरिजॉन्टल वाला क्या है कॉस 37, तो उसमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 80 साइन 80 कॉस 37 आई, और ये -4 और प्लस, तो क्या आएगा -4j प्लस 80 साइन 37j, ठीक है। तो अब रेन अपियर टू बी फॉलिंग हॉरिजॉन्टली, मतलब ये जो टर्म है वो क्या होना है, 0 होना है। ऐसा तब होगा जब 80 साइन 37 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से एक इक्वेशन बना लेते हैं बच्चों, क्या कि 80 साइन 37 बराबर 4, तो यहां से 80 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 बाय साइन 37, साइन 37 होता है 3 बाय 5, तो 5 ऊपर चले जाएगा, तो ये आ गया बच्चों 80 का वैल्यू, क्लियर है। अब ऑप्शन चेक करते हैं रख के, तो क्या बोला है, सबसे पहला मैन इज मूविंग अप द इंक्लाइंड प्लेन विथ एक्सेलरेशन, ये अप तो जा नहीं रहा बच्चों, पहला बात तय हो गया क्योंकि जे कॉम्पोनेंट कटेगा ही नहीं। फिर बोला है मैन इज मूविंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी बराबर 5। तो बच्चों इधर देखो, अगर मैं क्या करूंगा, ए के जगह 1 डालूंगा और टी के जगह 5 डालूंगा तो 5 आएगा, लेकिन इधर कितना है 20/3, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा मैन इज मूविंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन 20/3 सेकेंड और ए बराबर 1, तो 1 और वो डाल के देखते हैं 20/3, तो 1 इंटू 20/3 बराबर क्या आ गया 20/3, ये आ गया सही, मतलब अपन क्या बना रहे, सही बना रहे। तो ऑप्शन कौन सा सही, सी, ठीक। तो बच्चों ये प्रॉब्लम एकदम सिंपल है, बस आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है, विच इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या होगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। मैं आसान बनाने के लिए क्या करता हूं, देखो कि ज़्यादा सोचना ना पड़े, उसके लिए मैं हमेशा जो भी चीज़ अननोन रहता है, भाई ये तो 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, तो जो भी चीज़ अननोन रहता है उसको आप AI प्लस BJ मान लो या ऐसा कुछ मान के सॉल्व कर लो, तो आपका प्रॉब्लम एकदम सिंपल हो जाएगा, रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। तो ये क्या है आपका सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट परमिटिविटी परमिएबिलिटी और स्पीड ऑफ लाइट आर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कौन सा होगा, ठीक। तो यहां पर C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट दिया है बच्चों, और V क्या है वोल्टेज, I क्या है करंट। तो देखो एक चीज याद रखना कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़े हैं, 1/√ε0 इंटू म्यू नॉट होता है, ये पता है कि नहीं पता है। C का वैल्यू क्या होता है 1/ε0 म्यू नॉट। अगर हम लोग क्या करें, ये V और I दिया है, तो V और I का प्रोडक्ट या डिवीजन को इन टर्म्स ऑफ ε0 और ये निकालने हैं, तो ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वैसे सबका डायमेंशन रख के भी चेक कर सकते हो, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, लेकिन आप क्या कर सकते हो ε0 म्यू नॉट के टर्म्स में अगर V और I को लिख दिए तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो एक रिलेशनशिप याद रखना बच्चों, V/I होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस होता है म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर, √μ0/ε0, ठीक है। ये रिलेशनशिप याद रखना, क्या V/I होता है R और R का जो डायमेंशन होता है वो म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट के अंडर रूट के बराबर होता है डायमेंशनली, ठीक है। अब देखो कैसे इस सवाल को बनाएंगे, तो पहला चेक करते हैं, तो क्या दिखा है म्यू नॉट I² बराबर ε0 V²। तो क्या करो I को उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय ε0 बराबर V/I का होल स्क्वायर। अभी मैं आपको बताया V/I का डायमेंशन किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस का डायमेंशन जो होता है वो होता है √μ0/ε0 के बराबर होता है। तो इसके जगह √μ0/ε0 लिखोगे, ठीक है। तो अंडर का स्क्वायर होगा तो ये भी कितना आ जाएगा μ0/ε0। तो ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक। तो बी ऑप्शन चेक करते हैं,
ये ए ऑप्शन हो गया। ठीक, बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन चेक करने के लिए ये दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट बराबर वी बाय आई। अब वी बाय आई क्या होगा, अंडर रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये डायमेंशनली क्या हो गया, इनकरेक्ट। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, सी। सी ऑप्शन रखोगे तो क्या दिया है, आई बराबर एप्सिलॉन नॉट सी वी। ठीक, तो सबसे पहले वी बाय आई को ले जाते हैं उधर, तो 1 बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। सी की जगह क्या लिखेंगे, 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू वी बाय आई। वी बाय आई को क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। ये न्यूमेरिकली इक्वल नहीं है ना, ये डायमेंशनली मैं बता रहा हूँ। अब देखो, अब क्या होगा, ये एप्सिलॉन नॉट से कट के ये रूट में आ जाएगा, ये रूट से ये रूट कट जाएगा, ये म्यू से म्यू कट जाएगा, 1 बराबर 1 आ गया, तो सी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सी सही है। ठीक, अब ये वाला लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। तो फिर से इस तरफ वी चले जाएगा, वैसे दिख ही रहा है गलत होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, वी बाय आई कर लो, तो उधर आर आ जाएगा, तो आर बराबर एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, तो म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, और सी क्या है, 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और आर का वैल्यू क्या लिख देंगे यहाँ, म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब म्यू नॉट से म्यू नॉट कटा, ये रूट में आ गया। ठीक, तो यहाँ एक एप्सिलॉन नॉट एक्स्ट्रा आ रहा है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तो ये कट गया, लेकिन यहाँ एक एप्सिलॉन नॉट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इक्वल नहीं आया, तो ऑप्शन गलत है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ए और सी। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, तो क्या बोला है, अ मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन ऐसा, dv बाई dt। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन क्या रहते हैं, बहुत सिंपल। ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो dv बाई dt एज अ फंक्शन ऑफ v दे दिया, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया। ठीक है, वेयर v इज द स्पीड और मीटर पर सेकंड, t इज द सेकंड, द बॉडी वाज एट रेस्ट एट t इक्वल टू 0। हमको बताना है, तो टर्मिनल स्पीड निकालना है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है, स्पीड वेरीज विद टाइम एज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, और स्पीड इज इतना व्हेन एक्सेलरेशन इज हाफ द इनिशियल वैल्यू, ये निकालना है। ठीक है, चलिए, तो उसके लिए भाई सबसे पहले तो ये लिख लो कि a बराबर क्या आ गया, 6 माइनस 3v, ये है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये पहला इक्वेशन आ गया। अब वेलोसिटी निकाल लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो dt को उधर ले जाओ और v वाले को इधर ले जाओ बच्चों, तो क्या होगा, dv बाय 6 माइनस 3v बराबर dt। अब हमको क्या है, लिमिट्स दिया है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर लिमिट पुट कर लेते हैं। शुरुआत में जब समय 0 था तो ये रेस्ट पे था, तो वेलोसिटी क्या थी, 0। किसी टाइम t पे हमको नहीं पता, किसी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी सपोज हो जाती है v। क्लियर है, तो ये v बाई 0 और ये हो गया 0 से t, 0 से v, 0 से t, डिफरेंशिएट कर देते हैं। 1 बाई v का होता है बच्चों ln v, तो ये आएगा ln 6 माइनस 3v, लेकिन यहाँ पर वो ये खुद एक फंक्शन है ax प्लस बी फॉर्म में, तो -1/3 बाहर आ जाएगा। ठीक, और लिमिट भी डालना है, लिमिट डालना भूलना नहीं है, लिमिट डालना है अपने को 0 से v, ये आ जाएगा बच्चों t। तो क्या करते हैं, इसको -3t को उधर भेज देते हैं ताकि अपने को अच्छा लगे, इसको इधर से काटो, इसको उधर ले जाओ, तो क्या हो गया, -3t। अब इस वाले में लिमिट डाल देते हैं बच्चों, तो लिमिट डालेंगे तो क्या आएगा, ln v डालेंगे तो यही आ जाएगा 6 माइनस 3v, और 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 डालेंगे तो log a माइनस log b, log a बाय b ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा कई क्वेश्चनों में करते हैं बच्चों, तो कोई घबराने की बात नहीं, ये आ गया। अब log है तो इसको एक्सपोनेंशियल में ले जाते हैं, तो 6 माइनस 3v बाय 6 बराबर क्या आ गया, e का पावर -3t। नेचुरल लॉग है तो e का पावर में चढ़ गया। ठीक है, अब 6 को उधर ले जाओ, तो 6 माइनस 3v बराबर 6 e का पावर -3t। अब 3v को उधर ले जाओ, 3v को उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 6 कॉमन आ गया, 1 माइनस e का पावर -3t। ठीक है, ये आ गया आपका वो क्या जो भी है वेलोसिटी। 3 से उड़ा देते हैं बच्चों, तो 3 से उड़ेगा, ये कितना आ जाएगा 2, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या है यार, 2 1 माइनस e का पावर -3t। बस खत्म है। अब ऑप्शन रख के बच्चों चेक करना है। पहला टर्मिनल वेलोसिटी 2,
टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी, जिसके बाद वेलोसिटी और बढ़ेगी नहीं। तो ये कब होगी भाई? ये तो एक्सेलरेशन के साथ साथ चल रहा है, और एक्सेलरेशन खुद क्या पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे। लेकिन कैसा? माइनस ऑफ वेलोसिटी। तो ये विस्कस फोर्स के जैसा है कि नहीं है बच्चों? टर्मिनल जैसे विस्कस फोर्स लगती है 6 पाई ईटा आरवी, वो भी क्या लगती है? वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो ऐसे केसेस में ऑब्जेक्ट हमेशा टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचता है। टर्मिनल वेलोसिटी पे कब पहुंचेगा? तो क्या कर लो, टी की जगह सपोज मैं डाला इन्फिनिटी, टी की जगह क्या डाला? इन्फिनिटी। तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया? 0। तो इनफाइनाइट टाइम अगर लेंगे तो उसके बाद जो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे वेलोसिटी क्या हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड। यही जो है क्या हो जाएगी इसकी? टर्मिनल वेलोसिटी। इनफाइनाइट टाइम, बहुत बहुत समय बाद उसकी वेलोसिटी 2 ही रहेगी, फिर ना 2 से बढ़ेगी ना कम होगी, 2 ही कांस्टेंट रहेगी बच्चों। तो ये बात तो सही है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा, स्पीड वेरीज विद टाइम एज, ये भी अपन निकाल चुके हैं, ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन इज 6। तो इनिशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों? ए का वैल्यू क्या आया है? 6 माइनस 3v, ठीक। और v का वैल्यू क्या आया है? 2, 1 माइनस ई का पावर माइनस 3t, ये आया है। इनिशियल का मतलब क्या होता है? इनिशियल का ये मतलब होता है कि जब आप समय 0 लेंगे तब क्या होगा? तो e का पावर 0 हो गया 1, तो v वाला बर क्या हो गया? 1 माइनस 1 0, तो वेलोसिटी क्या हो गया? 0। अब वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0 है, तो t इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन क्या होगा? इनिशियल एक्सीलरेशन v0 डाल देंगे तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बात भी अपनी क्या हो गई? सही, ठीक। लास्ट, द स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड व्हेन द एक्सीलरेशन इज हाफ द इनिशियल वैल्यू। तो देखो बच्चों, कहाँ गया भाई? इधर आओ। ये a माइनस 6 माइनस 3v दिया है, तो इनिशियल एक्सेलरेशन था 6, तो हाफ क्या हो जाएगा उसका? a0 बाई 2 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें 3 डाल दो, तो 3 बराबर क्या होगा? 6 माइनस 3v, तो 3v बराबर क्या होगा? 3, तो v बराबर क्या होगा? 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये बात भी क्या है? सही। तो इसके सही ऑप्शंस क्या है? ए बी सी डी, ठीक है। तो एक फेयरली इजी क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन आप में ये इक्वेशन में ये अच्छी बात है कि अपने को ये सारी चीज़ें निकालने के लिए पूछ दिया ऑप्शन में, जो कि यूजुअली निकालने को पूछती हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, अगला सवाल, ठीक। अगला सवाल, पोजीशन ऑफ टू व्हीकल्स ए एंड बी रेफरेंस टू ओरिजिन एंड देयर वेलोसिटीज आर शोन, ठीक। ये है बच्चों ए, ये है बच्चों वी, ठीक। ए की वेलोसिटी है ओ के तरफ, कितनी? 20i। बी की वेलोसिटी है किसके तरफ? ओ के तरफ, 20√3। क्या करता हूं? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालता हूं। कोलाइड होने के क्वेश्चन में क्या ध्यान देते हैं बच्चों? सपोज उसकी वेलोसिटी जिधर भी रहे, ए की वेलोसिटी ऐसे है, बी की वेलोसिटी कुछ भी है, कुछ भी रहा है, अपने को कोई नहीं पता, ठीक। और इनिशियल कंडीशन में लाइन ज्वाइनिंग देम रहेगा। इनिशियल कंडीशन में क्या रहता है? लाइन ज्वाइनिंग देम रहता है। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? आपको किसी को भी एक को रेस्ट पे लाके दूसरे की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक। तो एक को रोक देना, एक को क्या करना है? रोक देना। रोक देने का मतलब क्या होगा? दूसरे की वेलोसिटी आप निकाल लोगे विथ रेस्पेक्ट टू दैट जिस पॉइंट को रोके हो। तो सपोज बी को स्टेशनरी मान रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालेंगे। अगर वो टुवर्ड्स बी आ गई, अगर वो क्या आ गई? टुवर्ड्स बी आ गई, तो दोनों का टकराव होगा ही होगा। मैंने जो इनिशियल पोजीशन था उसके अलोंग आ गया, इनिशियल पोजीशन के अलोंग आ गया रिलेटिव वेलोसिटी, तो दोनों टकराएंगे ही टकराएंगे, नहीं तो उन लोग कोलाइड नहीं होंगे। यही अपने कोलिजन का क्वेश्चन होता है। नहीं तो उसके बाद हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं उनके बीच में, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं वी ए बी क्या होगा। वी ए माइनस वी बी, ठीक है। वी ए कितना है? 20i। ये कितना है? ऊपर पॉजिटिव, लेकिन हम क्या लेंगे? -20/√3j। क्लियर है? तो बच्चों ये tan थीटा कितना एंगल बना रहा है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जिससे भी ले रहा है। सपोज ये लाइन ज्वाइनिंग देम है, ये वाली जो है लाइन ज्वाइनिंग देम है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना आएगा? tan थीटा बराबर हॉरिजॉन्टल से सपोज अपन ले रहे हैं, तो आएगा वर्टिकल मतलब 20/√3/20, 20 कट गया, या -1/√3। 1/√3 कितने पे होता है बच्चों? 30 डिग्री पे होता है, ठीक। लेकिन -30 लेना है। क्या लेना है? -30 नीचे की तरफ। क्यों? एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या आ गया? -30। अब ये देखो, इसका जो पोजीशन है वो कितना दिया है?
100√3 और इसका जो पोजीशन है वो क्या दिया है 100, इसका जो पोजीशन है वो क्या दिया है 100√3 और इसका पोजीशन क्या है 100। तो अब अगर अपन लो y/x tan थीटा निकालते हैं इनिशियल डायरेक्शन के हिसाब से तो ये आएगा 100√3/100 जो कि आ रहा है -60 60 डिग्री -60 डिग्री, मतलब वेलोसिटी तो किसके अलोंग है 30 डिग्री के अलोंग है ये, और ये दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो है वो अलोंग बी के अलोंग नहीं है, तो ऐसे में कलीजन होगा नहीं। दोनों पास पास से जरूर गुजरेंगे, क्लोजेस्ट अप्रोच होगा, लेकिन दोनों का कलीजन होने वाला नहीं है। तो क्या होगा दे विल कोलाइड नहीं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो निकालना पड़ेगा बच्चों, और रिलेटिव स्पीड ये निकालना पड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड पहले निकाल लेते हैं, तो यह 20i + 20/√3j, तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं यानी मैग्नीट्यूड, तो 20 का स्क्वायर + 20/√3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो आ जाएगा बच्चों 400 + 400/3 का अंडर रूट, 1200 ये हो गया 1600/3 का अंडर रूट, तो ये आ गया 40/3। तो ये 40/√3 है ना, सॉरी 40/√3, तो 40/√3 आ गया, तो ये सही है। फिर तो ये गलत हो गया। अब बी ऑप्शन के लिए चेक कर लेते हैं। अब बी ऑप्शन चेक करने के लिए हम लोग को निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो देखो डायग्राम बनाते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये है ना। तो देखो ये ए है ये बी है और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है अपने को आइडिया नहीं, आइडिया है वैसे इससे निकाल सकते हैं, ठीक। अब ये ओरिजिन था ऐसा और ऐसा। अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या था, ये एंगल 60 है, तो इसका जो वेलोसिटी था वो किसके अलोंग था ए बीच में, तो इसका जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा जाएगा, ये ए का जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। कितने एंगल पे 30 डिग्री पे, कितने एंगल पे 30 डिग्री पे, ठीक है। अब क्या करते हैं डायग्राम को अच्छे से बनाते हैं, पहला तो 1 मिनट है ना, नए पेज बना लेता हूँ, 1 मिनट नाप के बनाते हैं, ऐसा और ऐसा, ये था। अब ये है ए ये है बी और ए बी के बीच की दूरी कितनी दे दी है ये है, ठीक, और ए बी के बीच की दूरी दे दी है और ये एंगल 60 डिग्री है। इसका अपन क्या करेंगे बाइसेक्टर बनाएंगे बच्चों, क्या बनाएंगे बाइसेक्टर, तो ये एंगल बीच से जाएगा ऐसा, ये होगा पाथ इसका, ठीक है, बीच से, क्लियर है। ये किसका पाथ है इसका, ठीक है। तो अब क्या करेंगे क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए बच्चों हम लोग यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, क्या कर देंगे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, तो यही क्या होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब आप देखो ये आपका एंगल 30 डिग्री है, ये पूरा 60 था, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं सी, तो ए बी सी एक क्या बना है वो बना है, क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बना है, ये 30 डिग्री हो गया। और ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं कितनी होगी, ये थी 100 और ये थी 100√3, तो ये कितनी हो जाएगी 100 का स्क्वायर प्लस 100√3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगी क्या कितनी 3, तो 4 हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगी 200, कितनी आ गई 200 मीटर, ये डिस्टेंस बच्चों 200 मीटर रहेगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये 200 मीटर आ गए ये डिस्टेंस। अब ये ट्राइंगल में देखो ये 200 है और 30 आपको निकालना है, ये याद रखना है बेस है, तो आप क्या लिख सकते हैं tan 30 बराबर परपेंडिकुलर BC बाय बेस, बेस कितना 200, तो BC का वैल्यू कितना आ गया 200 tan 30 कितना है 1/√3, तो 200/√3 मीटर ये होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक। क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 100 मीटर, तो ये ऑप्शन क्या है गलत, तो इसका सही ऑप्शन क्या है खाली सी, क्लियर है। तो इन लोग कोलाइड तो होंगे नहीं, क्लोजेस्ट अप्रोच होगा और रिलेटिव स्पीड क्या होगी 40/√3, क्लियर है बात, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ माइक वाइक सब चल रहा है कि नहीं, है ना। हेलो हेलो हेलो, हाँ चल रहा है और रिकॉर्डिंग भी चल रही है, कहाँ गया नोट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों, ये भी बढ़िया क्वेश्चन, देखो
वाइल मेकिंग दिस पेपर आई स्टेड अप टिल लेट नाइट वर्किंग विथ कैंडल लाइट। ठीक है, अपनी फीलिंग्स बता रहे लड़का। आई हैड 2 कैंडल्स ऑफ इक्वल लेंथ एल लिट एंड प्लेस एट द सेम टाइम। तो दोनों को एक साथ लिट करके प्लेस्ड एट द सेम टाइम हुआ। ठीक है। Immediately thereafter I noticed that shadow of the first candle on the left wall is not changing। मतलब जो शेडो बन रही है पहले कैंडल की उसका लेंथ चेंज हो ही नहीं रहा है। ठीक। ऑन द लेफ्ट वॉल इज नॉट चेंजिंग एंड लेंथ एंड द शेडो ऑफ द सेकंड कैंडल ऑन द राइट वॉल इज बीइंग शॉर्टेंड विद स्पीड v। और इसकी जो शेडो है वो v स्पीड से कम हो रही है, ये अपने को पता है। और यहां पर इसकी स्पीड, शेडो की स्पीड 0 है। फिर अपने को क्या बोल दिया है, बताओ। अच्छा, ऑप्शन रख रखे, चेक करो लेफ्ट कैंडल कितना बर्न हो रहा है, राइट कैंडल जल्दी बर्न हो रहा है, किसको बर्न होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका बच्चों एक डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, देखो ये जो है ये आ गया बेस, है ना। और उसके बाद बना देते हैं 2 वॉल्स। ये एक वॉल बन गई ऐसे, ये वॉल बन गई ऐसे। बच्चों एक चीज गौर करना, जब भी आपको ऐसे सवाल पूछे ना, शेडो वाले, ज्यादातर शेडो वाले, तो शेडो वाले में ना जैसे लाइट का जो पाथ रहता है वो शेडो जो भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है उसको ब्लॉक करता है, और शेडो जमीन पे ऐसा बनती है या दीवार पे बनती है। तो हमेशा सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगे ही बनेंगे, हमेशा सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगे ही बनेंगे। तो दिमाग में यही रखना कि शेडो वाला क्वेश्चन पूछा ना तो अप्रोच सिमिलर ट्रायंगल का आप इस्तेमाल कर सकते हो, या ट्रिग्नोमेट्री जो आपको इजी पड़े। तो देखो मैं बोला शुरू में जो कैंडल थी, ठीक है, कैंडल कितना है, ये 1 और 2 है, और तीनों के बीच में डिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, तो मैं प्लेस कर देता हूं। तो सपोज ये था इनिशियल हाइट, ये क्या था, इनिशियल हाइट, कैंडल्स का इतने हाइट पे थे। तो आप खुद देखो, अभी जब कैंडल दोनों सेम हाइट पे हैं तो ये लाइट का पाथ ऐसा आएगा और ये यहां तक पहुंचेगा, और इससे फिर जो नीचे वाला लाइट है वो यहां तक पहुंचेगा नहीं, तो शेडो का हाइट इसी के बराबर होगा। तो इस तरफ के जो शेडो का हाइट है वो ये है, ये पूरा शेडो। ठीक, और ये चेंज नहीं हो रहा। ये चेंज कब नहीं होगा, क्योंकि देखो ये दूसरा जो कैंडल लग रहा है वो तो हाइट में छोटा होते जा रहा है। तो देखो दूसरा जो कैंडल है वो हाइट में छोटा कर देते हैं, तो कैंडल 2 बनाते हैं बच्चों अपन ऐसा, ये बन गया कैंडल 2, ये समझ में, ये बन गया कैंडल 2। तो ये शेडो यानी यहां इस पॉइंट पे, यानी इससे ऊपर वाला जो रीजन होगा, ये वाला रीजन, यहां पर लाइट हमेशा पहुंच रही है। तो देखो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कुछ, ये तो देखो मैं ऐसा करता हूं, ये जो लाइट है वो हमेशा क्या है, यहां तक पहुंच रही है। क्लियर है। और इससे नीचे वाली लाइट पहुंच नहीं रही होगी, इससे नीचे वाली लाइट पहुंच नहीं रही होगी। क्यों नहीं पहुंच रही होगी, क्योंकि यहां शैडो बन रहा है। तो मतलब जो दूसरा कैंडल है, डेफिनेटली जो दूसरा कैंडल है वो डेफिनेटली कितना लंबा होगा, इतना। आ रही बात समझ में, ये समझ में आएगी नहीं, यही बस क्रक्स पॉइंट है। ये समझ गए तो काम आसान, ये समझ गया तो काम आसान। कैसे काम आसान, क्योंकि देखो अब आप गौर करके देखो कि इसका भी हाइट छोटा हुआ, इसका भी हाइट छोटा हुआ, दोनों का हाइट छोटा हो रहा है पहली बात तो, लेकिन इधर शेडो का हाइट जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो जो भी लाइट इस डायरेक्शन में जाएगी बच्चों, वो इसके टॉप से गुजरते हुए यहां तक पहुंचेगी, इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो अपन स्ट्रेट लाइन से इसको जोड़ दिए। और जो भी अब रे इससे नीचे वाली होगी वो ब्लॉक हो जाएगी, तो उससे शेडो बन जाएगी। तो इतने रीजन में अब शेडो आएगी। क्लियर है, ये समझ गए तो फिर ये प्रॉब्लम एकदम सिंपल आसान हो गया। अब क्या करना है बच्चों, अब इसकी शेडो कहां बन रही है वो देख लेता हूं। तो मैं स्ट्रेट लाइन से क्या करता हूं, इस स्ट्रेट लाइन को यहां आगे बढ़ा देता हूं ऐसा। ठीक, थोड़ा गंदा आगे बढ़ा है, लेकिन आप लोग भरोसा रखिए मेरे ऊपर। ठीक है, ये आगे बढ़ा दिया। तो बच्चों ये जो हो गया शेडो, ये इसका हो गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बोल देते हैं इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू 0 पे सब यहां था, ये यहां था, और ये यहां था शेडो। तो ये शेडो तो अपने जगह पे ही है। ये कैंडल के बर्न होने का स्पीड है, किस कैंडल का, फर्स्ट कैंडल का। तो इसका बर्न होने का वेलोसिटी लिख लेते हैं v1, इसका बर्न होने का वेलोसिटी लिख लेते हैं v2, और शेडो कितने वेलोसिटी से नीचे आ रही है, शेडो का वेलोसिटी v दे दिया है राइट हैंड साइड वाले, तो उसे क्या लिख लेते हैं v। ठीक है, अब ठीक, तो ये कैंडल यहां से यहां पहुंच गया, ये कैंडल जल के यहां से यहां पहुंच गया, शेडो यहां से यहां पहुंच गया, कितने टाइम में, टी टाइम में। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको क्या लिख सकते हैं v1t, इस डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं v2t, इस डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं vt।
ये आ गया, क्लियर है। बाकी सिमिलर सिमिलर ट्राइंगल है, और ये D1 D2 D3 भी दे दिया बच्चों, बढ़िया से लिख लेते हैं। तो क्या हो गया, ये है D1, ये है D2, ये है D3। अब अपने को क्या निकालने बोला है, हम लोग को पहला तो वेलोसिटी ऑफ शेडो दे दिया, तो ये एक v तो अननोन है, ठीक है। दूसरा हम लोग को क्या बोल दिया है, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। किसका लेंथ, क्या लेंथ भाई, कौन सा लेंथ, टेक L बराबर 20 सेंटीमीटर। L क्या को बोला है, आई स्टेट अवर कैंडल इट हैड 2 कैंडल्स इक्वल लेंथ है। अच्छा, कैंडल की लेंथ है, किसकी लेंथ, कैंडल की लेंथ। तो कैंडल की लेंथ मतलब बच्चों ये डिस्टेंस जो है वो L दे दिया है, ये डिस्टेंस क्या दे दिया है, L, ठीक। अब दूसरा, फिर और क्या दिया है, D1 D2 D3 का वैल्यू भी दे दिया है। इसको बोल दिया 10 सेंटीमीटर, इसको बोल दिया 20 सेंटीमीटर, इसको बोल दिया 30 सेंटीमीटर। अब सिमिलर ट्रायंगल लगाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले दो सिमिलर ट्रायंगल ले रहा हूँ बच्चों, कौन कौन से, ये वाले देखो, एक सिमिलर ट्रायंगल लेता हूँ ये, ठीक, और दूसरा सिमिलर ट्रायंगल लेता हूँ ये, ठीक है, ये वाला। तो एक सिमिलर ट्रायंगल ये वाला ले रहा हूँ, दूसरा सिमिलर ट्रायंगल ये बड़ा वाला ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या क्या आएगा, नोट करते हैं। पहला है ना, तो ये वाले ट्रायंगल में ये वाले यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें देखो इसकी हाइट कितनी है, D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है, D1 प्लस D2 प्लस D3 बराबर, ये पहले वाले का बेस कितना है V2t, और लास्ट वाले का बेस कितना है Vt। T से T कट गया, यहां से बच्चों V की वेलोसिटी आ जाएगी। V वेलोसिटी दिया, V2 वेलोसिटी मतलब ये जो शेडो की लेंथ जितने रेट से कम हो रही है ये हमको पता चल जाएगा। तो यहां से सबसे पहले V2 कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो V2 क्या आया है, V2 आया है V2 बराबर V D1 प्लस D2 बाय D1 प्लस D2 प्लस D3, ये आया है शायद, है ना। ये V इधर चल जाएगा, D1 प्लस D2, और ये तो D1 D2 D3 का सम कितना होगा, 10 20 30, 10 20 30 कितना हो गया 60, और D1 प्लस D2 का सम क्या है 30, तो 30 बाय 60। तो यहाँ क्या लिख लेते हैं, V इंटू 30 बाय 60, ठीक है। तो ये आ गया, और V का वैल्यू 1 mm दे दिया है, तो ये कितना हो गया 1, तो ये आ गया 1/2 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये किसकी वेलोसिटी आ गई, जिस रेट से कौन कम हो रही है, कैंडल 2 कम हो रही है। अब कैंडल 1 के बारे में देख लेते हैं। तो कैंडल 1 की वेलोसिटी V1 है, तो उसके लिए क्या कर देते हैं, ये ट्रायंगल ले लेते हैं बच्चों, ये देखो ये वाला, एक ये छोटा ट्रायंगल है ना, और एक ये ट्रायंगल बड़ा वाला, ठीक है, ये दोनों ले लेते हैं। तो यहां पर इसका जो विड्थ है वो कितना है D1, और बेस कितना है V1t। तो लिखते हैं क्या D1, अबे ये क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी, तो क्या लिखते हैं D1 बाय V1t, क्या लिखे D1 बाय V1t, है ना, D1 बाय V1t, और ये वाले के लिए क्या लिखेंगे D1 प्लस D2 प्लस D3 और Vt। तो उसके लिए लिखते हैं D1 प्लस D2 प्लस D3 बाय Vt, ठीक है। T से T यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो आएगा VD1 बाय D1 प्लस D2 प्लस D3 बराबर V1। तो यहाँ से बच्चों V1 की वेलोसिटी आ जाएगी, D1 प्लस D2 प्लस D3 60 था, D1 10 था, तो 1/6 मिलीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो V की जो यूनिट होगा वो इसका यूनिट होगा, ठीक। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। पहला, द लेफ्ट कैंडल विल बी बर्निंग फॉर लॉन्गर टाइम देन द राइट कैंडल। तो जाहिर सी बात है भाई, जब इधर का शेडो चेंज नहीं हो रहा तो मतलब इसका हाइट बड़ा होगा, इसका हाइट छोटा होगा, तो ये तेजी से जल रहा है, ये स्लो जल रहा है, तो ये ऑप्शन क्या है सही। द कैंडल टू द फर्स्ट एक्सटिंग्विश विल बी एक्सटिंग्विश्ड एट टाइम t इक्वल्स टू 400 सेकेंड, ठीक। तो ये बोला है जो कैंडल पहली कैंडल है वो 400 सेकेंड में खत्म हो जाएगी। द कैंडल टू फर्स्ट एक्सटिंग्विश, ठीक है, फर्स्ट अच्छा नहीं है, द कैंडल टू फर्स्ट एक्सटिंग्विश, तो पहले कौन एक्सटिंग्विश होगी, ये द कैंडल टू फर्स्ट एक्सटिंग्विश, सॉरी है ना, इंग्लिश सॉरी तो कैंडल टू फर्स्ट एक्सटिंग्विश क्या होगी, ये वाली होगी, ये तेजी से जल रही है तो पहले एक्सटिंग्विश होगी, उसमें टाइम कितना लगेगा। तो इसकी लेंथ कितनी थी बच्चों, इसकी लेंथ थी 200 नहीं 300, कितनी थी
20 सेंटीमीटर, कितनी थी 20 सेंटीमीटर, तो mm में कितनी आ जाएगी 200 mm, तो 200 mm थी। तो बच्चों 200 mm डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो क्या लिख लेते हैं v2t, तो v2 इंटू टी, v2 का वैल्यू क्या था 1/2 mm, तो t बराबर कितना आ जाएगा 400 सेकेंड, तो ये तो बोला है सही। तो जो भी कैंडल पहले बुझेगी उसका टाइम कितना होगा 400 सेकेंड होगा, ये बात सही है। फिर कैंडल टू एक्सटिंग्विश सेकेंड विल टेक 800, तो अब उसको निकाल लेते हैं। v1 का वैल्यू कितना निकाले थे 1/6, तो 200 mm बराबर 1/6 इंटू टी, तो इसको टाइम लगेगा बच्चों 1200 सेकेंड, 800 सेकेंड नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन गलत दिया है। द राइट कैंडल इज डिक्रीजिंग इन लेंथ एट द फास्टर रेट, तो इसके बुझने की वेलोसिटी ज्यादा है, ये बात भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा ए, सी और डी। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब बनाते हैं अगला सवाल। रिवर इज फ्लोइंग विद अ वेलोसिटी वी आर विच इज 4i मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये भी रिवरमैन प्रॉब्लम है, बना लेते हैं बढ़िया से। तो रिवर क्या है, फ्लो हो रही है विथ वेलोसिटी 4i मीटर पर सेकेंड, तो ये ले लेते हैं 4i मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। अब बोट इज मूविंग विथ वेलोसिटी इतना -2i प्लस 4j, -2i प्लस 4j, 4j मतलब ऊपर, -2i मतलब इधर। तो बोट की जो वेलोसिटी है वो कुछ ऐसी है बच्चों, ऊपर की तरफ है 4j और इस तरफ है कितनी -2i। क्लियर बात। फिर क्या बोला है रिलेटेड टू द रिवर एंड विड्थ ऑफ रिवर इज 100 मीटर, विड्थ ऑफ रिवर कितना दे दिया बच्चों 100 मीटर। फिर क्या बोला है अलोंग वाई डायरेक्शन द टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज 25 सेकेंड, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकाल लेते हैं बच्चों। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉसिंग का डिस्टेंस पे क्रॉसिंग का वेलोसिटी, तो क्रॉसिंग टाइम t बराबर क्या होगा 100 डिस्टेंस बाय स्पीड 4, क्योंकि अलोंग द विड्थ 4 मीटर पर सेकेंड है, तो ये कट गई, कितना आ गया 25 सेकेंड। तो ये बात जो है वो सही बोला गया। ठीक, दूसरा एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 2√5, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, तो ये देखो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर अपने को ये दे दिया है कितना -2i प्लस 4j, वेलोसिटी ऑफ रिवर अपने को कितना दे दिया है 4i, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर होता है वेलोसिटी ऑफ बोथ माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट एब्सोल्यूट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे, तो -2i और 4i ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 2i प्लस 4j, और क्या इस पे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या आएगा प्लस 4j, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बोट 2i प्लस 4j। तो 2i प्लस 4j हमको मैग्नीट्यूड पूछा है, क्या पूछा है मैग्नीट्यूड, तो स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट का 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट क्या आ गया 20 अंडर रूट, तो 4 5 लिख सकते हैं, तो 2√5 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी क्या है सही। फिर ड्रिफ्ट ऑफ द बोट इज 50 मीटर, तो ड्रिफ्ट निकाल लेते हैं। तो रिवर क्रॉस होने में t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू कितना लगा 25 सेकेंड लगा। अब 25 सेकेंड तक वेलोसिटी कितनी है 4i माइनस 2i, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है नेट 2i, तो 25 सेकेंड तक 2i वेलोसिटी से जाएगा, तो ड्रिफ्ट जो होगा वो कितना होगा टाइम इनटू वेलोसिटी विच इज 2, तो 50 मीटर, ये ऑप्शन भी क्या है सही। दूसरा द बोट कैन नेवर क्रॉस द रिवर, तो ये तो बात गलत है भाई, बोट क्रॉस करेगा रिवर, ऐसा कोई बात नहीं है कि रिवर क्रॉस नहीं करेगा। अगर वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो तो भले जल्दी या लेट में या कभी भी वेलोसिटी क्रॉस होना ही होना है, अगर कोई भी कंपोनेंट अक्रॉस द रिवर है तो, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं उस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी को काटने वाला कोई है नहीं, तो क्रॉस करेगा ही करेगा, बस ड्रिफ्ट होके इस केस में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं पैराग्राफ। क्या बोला है In a certain system of absolute units, the acceleration produced by gravity in a body falling freely is denoted by 5। मतलब हम जानते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो किसी दूसरे यूनिट के हिसाब से क्या है 5 इंटू डिस्टेंस हो गया l बाय टी स्क्वायर, डायमेंशन इक्वेट कर दिया बच्चों, क्या हो गया l बाई टी स्क्वायर, ये आ गया एक रिलेशनशिप। ठीक, दूसरा क्योंकि दूसरे डायमेंशन में मीटर क्या है कुछ l होगा यूनिट और टाइम क्या होगा कुछ t होगा, कुछ अलग होगा, तभी तो मैग्नीट्यूड अलग आ रहा है। फिर
काइनेटिक एनर्जी इज 500 kg शॉट मूविंग विथ वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड इज डिनोटेड बाय 2000 एंड 100। तो काइनेटिक एनर्जी कितना दे दिया है 2000, ये क्या होगा जूल, 2000 जूल, नहीं सॉरी ये जूल नहीं है, ये जूल में नहीं है, 2000 तो दे दिया उस यूनिट में, तो 2000 और जो यूनिट होगा एनर्जी का, एनर्जी का यूनिट क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ml2t-2, ये होता है बच्चों एनर्जी वर्क टॉर्क ये सब का डायमेंशन। तो यहां पर क्या ले लेंगे L स्क्वायर m बाय टी स्क्वायर, ये 2000 है और एक्चुअल में कितना है मास 500 kg है और 400 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको ले लेंगे हाफ m इंटू 400 का स्क्वायर, ये अपना आएगा जूल्स में बच्चों, ठीक है। तो एक यूनिट हो गया, क्लियर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरा इक्वेशन, तीसरे इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, मोमेंटम क्या दे दिया है 100, नई यूनिट में मोमेंटम 100 है, तो इसको लिखते हैं 100 और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा mlt-1, तो इसका डायमेंशन होगा mlt-1 या ml/t, और ये कितने के बराबर 100 के बराबर है, और कितना है 500 kg जब 400 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो mv 500 इंटू 400 न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड लिख सकते हैं आप, जो ऐसा यूनिट है स्टैंडर्ड केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया आपका क्या 3 इक्वेशन। तो बच्चों यहां पर अननोन कितने हैं, मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर देंगे, यहां से L/t स्क्वायर आ जाएगा 2, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा L/t स्क्वायर बराबर आ गया, अरे बंद हो ना भाई, L/t स्क्वायर क्या के बराबर आ गया 2, ठीक। अब यहां पे देखो यहां पर 2000 है, तो 500 कितना जा 2 जा सॉरी 4 जा कटेगा, 500 4 जा, फिर ये 4 कितना कटेगा, ये हो जाएगा कट के एक बार आएगा 100 इंटू 400 बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो L स्क्वायर m बाय टी स्क्वायर ये आ जाएगा आपके बच्चों, ये 4 से कटा, ये 200 इंटू 100, 200 इंटू 100, 200 इंटू 100 क्या होगा 20,000, ठीक। तो ये आ गया दूसरा। तीसरा क्या होगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 4 जा 2000, तो क्या होगा यहां 2000 बराबर उस तरफ क्या करेगा ml/t। तो बच्चों 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, इसके आगे मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो L और T के बीच में एक रिलेशनशिप आ जाएगा, फिर L T के बीच में रिलेशनशिप आएगा, तो T का सब्स्टिट्यूशन यहाँ, T का सब्स्टिट्यूशन यहाँ कर देना, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखना, एक L का वैल्यू आएगा, फिर एक का आया तो M T का निकालना, T का आया L और T डाल के M निकाल लेना। तो ये इसके बाद कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ बनाने के लिए, बाकी समझ में आया कैसे बनाएंगे। तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है, डायमेंशन को इक्वेट कर देना है, ठीक। बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखिए क्या बोला है, इन एन एयर शो अ यूनिक एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड, लार्ज नंबर ऑफ ग्लाइडर्स विदाउट इंजन were released in a strong horizontal wind that imparts a constant velocity of 5 मीटर पर सेकेंड to gliders। तो ये जो ग्लाइडर है बच्चों, ये सब एक साथ कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहे हैं, सभी की वेलोसिटी यानी पूरे साथ में विंड के साथ साथ 5 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िया है। फिर ग्लाइडर्स आर ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट सेपरेशन बिटवीन ईच ग्लाइडर के बीच में कांस्टेंट सेपरेशन कितना है 500 मीटर का। अब वन ऑफ द ग्लाइडर इज पेंटेड डिफरेंटली एज टू मार्क द रेफरेंस ग्लाइडर, ये आपका रेफरेंस ग्लाइडर है बच्चों, व्हाइट वाला, बाकी हरे वाले जो है वो इधर उधर उड़ रहे हैं, यानी एक ही तरफ उड़ रहे हैं, इधर उधर नहीं। फिर एट t = 0 2 एयरप्लेन्स वेर सेट टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक जाएगा इधर एक जाएगा इधर, along the wind and one opposite to the wind, एक विंड के साथ एक विंड के अपोजिट, बहुत बढ़िया। एयरप्लेन इंजन्स मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू विंड, तो बच्चों यहाँ एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं दिया है, किसका एरोप्लेन का, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड दिया है जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो उल्टा उल्टा लेंगे, ठीक है।
प्लेन स्टार्ट फ्रॉम मार्कर ग्लाइडर, मार्कर ग्लाइडर से दोनों चालू करते हैं आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ फ्लाइंग, 10 मिनट दोनों उड़ते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। बोथ द एयरप्लेन्स वेयर सिग्नल्ड बाय मार्कर टू रिटर्न एंड मीट इट्स पोजीशन, तो 10 मिनट तक उड़ने देते हैं, 10 मिनट बाद बोलते हैं वापस घूम के वापस आ जाओ। तो हम लोग को इग्नोर द लेंथ ऑफ एयरप्लेन ग्लाइडर्स इन कैलकुलेशन, हमको ये बताना है कि ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन किधर है, इधर है, ठीक है। तो चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहला ये बोला है बोथ द प्लेन रीच द मार्कर साइमल्टेनियसली, है कि अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं, ये पहले चेक करते हैं। देखो सिंपली कैसे बनेगा, ये है मार्कर ग्लाइडर, फिर उसके इधर है पहला ग्लाइडर, दूसरा ग्लाइडर, तीसरा ग्लाइडर, चौथा ग्लाइडर, एन ग्लाइडर्स, पहला ग्लाइडर, दूसरा ग्लाइडर, तीसरा ग्लाइडर, चौथा ग्लाइडर, एन ग्लाइडर, ठीक। अब यहां पर बच्चों ग्लाइडर भी चल रहे हैं, एरोप्लेन भी चल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये काम करूंगा कि किसी एक चीज को तो रोक दूं। तो एक चीज को रोकना है मतलब उसके फ्रेम में बनाना है सवाल, उसके फ्रेम में बनाने के लिए उसके फ्रेम के हिसाब से जो भी वेलोसिटी उसकी है बाकियों को उतनी वेलोसिटी नेगेटिव में इंपार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी तो ग्लाइडर 5 से चल रहे हैं, तो ग्लाइडर अगर रेस्ट पे करना है तो जो दोनों एरोप्लेन है बच्चों उनकी जो वेलोसिटी होगी उसमें हम लोग को ग्लाइडर की वेलोसिटी माइनस करनी पड़ेगी, ठीक। अब देखो विंड भी चल रही है और बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड, ये याद रखना, विंड भी चल रही है कितने की, 5 मीटर पर सेकेंड की। अब तो एरोप्लेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी पहले क्या होगी, एरोप्लेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू विंड कितनी है, 10। एरोप्लेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू विंड कितनी है, 10। तो एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी क्या होगी, एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो इस वाले के लिए, पहले वाले के लिए इधर 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15, और दूसरे वाले के लिए इधर 10 और उधर 5, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा दूसरे वाले के लिए वीबी, बी एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया कि नहीं आया। ये अभी मैं ग्लाइडर की वेलोसिटी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया हूं, इन्हें अभी दोनों मोशन कर रहे हैं, मैं क्या किया हूं विंड की स्पीड के हिसाब से इनकी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो निकाला हूं। तो ए प्लेन जा रहा है इधर बच्चों 15 मीटर पर सेकेंड से, और बी इधर जा रहा है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड से। ये बात समझ में आया। अब ये तो खुद चल रहा है, तो पहले अब इसको रोकते हैं। अब इसको रोकना पड़ेगा तो जो इसकी वेलोसिटी है वो उल्टा करके ये दोनों में ऐड करनी पड़ेगी। तो एयर ए की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्लाइडर्स क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्लाइडर। तो 15 माइनस 5 कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर बी की वेलोसिटी, ये ग्लाइडर की वेलोसिटी उधर है 5, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्लाइडर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्लाइडर। तो ग्लाइडर की वेलोसिटी 5 उधर है तो उल्टा होकर 5 इधर आ गया, ठीक है। तो माइनस माइनस 5 ये भी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब सिचुएशन क्या है देखो, ये एरोप्लेन दोनों यहां और यहां है मार्कर ग्लाइडर के पास। अब हम लोग ने जो ग्लाइडर्स हैं उनको रेस्ट पे ले आया है क्योंकि हम लोग ने वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्लाइडर निकाल लिया है। तो ये इधर 10 से जा रहा है और ये इधर 10 से जा रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है बच्चों। तो अगर 10 मिनट में ये कुछ डिस्टेंस आगे गया तो 10 मिनट में ये भी मार्कर ग्लाइडर के रेस्पेक्ट में उतनी ही डिस्टेंस जाएगा, ठीक। अब वापस आने बोले, क्या बोले, वापस आने। तो दोनों कितना डिस्टेंस गए, सेम गए, ये भी x गया ये भी x गया, ठीक। ये समझ में आ गया कि वेलोसिटी सेम दोनों की। अब उनको बोले कि वापस आ जाओ। अब 10 मिनट बाद ये वापस आएंगे तो अब क्या होगा, एरोप्लेन की वेलोसिटी अब ये विंड के साथ चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी होगी 15 मीटर पर सेकेंड। कितनी होगी वेलोसिटी, 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ग्लाइडर की वेलोसिटी थी 5, तो वो इसमें माइनस हो जाएगी रिलेटिव के लिए, तो कितनी आ गई अब 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब किस तरफ, वापसी की तरफ। बी की वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड वापसी में, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट नहीं विथ रेस्पेक्ट टू ग्लाइडर। अब ये मुड़ा तो ये मुड़ा तो इसकी इधर, अब ये विंड के उल्टा आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। विंड के उल्टा आ रहा है, 10 थी विथ रेस्पेक्ट टू विंड, विंड के अपोजिट आ रहा है तो इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी। लेकिन ग्लाइडर इधर जा रहा है तो उसको अपोजिट करके ऐड करेंगे रिलेटिव टू ग्लाइडर निकालने के लिए, तो इसमें भी 5 ऐड हो गया तो ये कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। तो सिचुएशन तो ऐसी बन गई ना कि गए 10 से 10 मिनट तक, फिर 10 से वापस भी आए, तो 10 मिनट जाने में लगा, 10 मिनट आने में लगा। जितना डिस्टेंस ये गया रिलेटिव टू ग्लाइडर उतना डिस्टेंस ये गया रिलेटिव टू ग्लाइडर। अब ऑप्शन मैच करते हैं बच्चों। बोथ द प्लेन रीच द मार्कर ग्लाइडर साइमल्टेनियसली, क्या है सही बात, ठीक। तो ऑप्शन ए करेक्ट है।
टाइम टेकन बाय एयरप्लेन 1 टू रिटर्न टू मार्कर ग्लाइडर आफ्टर गेटिंग द सिग्नल इज 10 मिनट। भाई जितना डिस्टेंस गया था सेम स्पीड से सेम डिस्टेंस वापस आना है तो 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मिनट्स ही लगेगा। फिर नंबर ऑफ ग्लाइडर्स क्रॉस्ड बाय एयरप्लेन इज 24। अब ये गिन लेते हैं। तो देखो 10 मिनट में वो कितने ग्लाइडर क्रॉस किया होगा ये देखते हैं। तो एरोप्लेन की जो स्पीड थी वो जाते समय थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस क्या होगा 10 मिनट इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू कर दो 60। ठीक, तो कितना हो गया ये 6000। ठीक, तो 6000 मीटर जब वो डिस्टेंस कवर किया, कितने ग्लाइडर आएंगे? दो ग्लाइडर के बीच में कितना का डिस्टेंस है? कहाँ गया कहीं तो दिया था क्वेश्चन में, दिया था। दो ग्लाइडर के बीच में डिस्टेंस है बच्चों 500 मीटर, तो इसको क्या करेंगे 500 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 कितना जा 12 जा। ठीक, तो जाते समय कितने ग्लाइडर क्रॉस किया? 12 ग्लाइडर क्रॉस हुए। तो आते समय भी कितने क्रॉस करेगा? 12 ग्लाइडर वही वापस क्रॉस करेगा। तो 12 12 कितने हो गए 24। तो नंबर ऑफ ग्लाइडर क्रॉस बाय एयरप्लेन 1 इज 24। सही बात है। एयरप्लेन 1 हैज क्रॉस मोर ग्लाइडर, नहीं, दोनों ने सेम ग्लाइडर क्रॉस किए हैं। एयरप्लेन 2 नहीं, सेम। नंबर ऑफ ग्लाइडर क्रॉस बाय एयरप्लेन 2 इज 48। तो ये बात भी गलत है। ये दो ऑप्शन क्यों करेक्ट आ रहे? तो ईजी है ना। तो फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन मार्कर ग्लाइडर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ईच एयरप्लेन इज सेम, नहीं होगा। ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच प्लस सेम नहीं होगा। ये सही होगा कि बोथ द प्लेन रीच द मार्कर ग्लाइडर साइमल्टेनियसली। तो इसका ऑप्शन ए क्लियर है। तो ऐसे हम लोग बच्चों इस सवाल को अप्रोच करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्या बोला है? एट इक्वल टू 0 ऑन अ प्लेनेट, प्लेनेट का नाम है बच्चों ग्राविटस इंक्रीजिकस, क्या है पता नहीं, जो भी है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद a स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री। तो इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 30 डिग्री क्या किया गया है? एक जो शूट किया गया क्या को? प्रोजेक्टाइल को। द प्लैनेट इज स्ट्रेंज in that the acceleration due to gravity increases linearly with time starting with the value 0 and when the projectile is fired, in other words g बराबर 2t। मतलब हर सेकंड बच्चों वेलोसिटी चेंज होते जा रही है। हमने 0 पे 0 है, 1 सेकंड पे 2, 2 सेकंड पे 4, 3 सेकंड पे 6, ऐसे करके बढ़ रही है। ठीक है, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन है। स्टार्टिंग विद द वैल्यू ऑफ 0 व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, ये है ना। तो हमको बताना है टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? जब y में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए 0, y में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए 0। अब y का इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं बच्चों। तो y की वेलोसिटी इनिशियल निकाल लेते हैं। y की वेलोसिटी इनिशियल कितनी रहेगी यहाँ पर? ये आ जाएगी 6 साइन 30, साइन 30 1/2 होता है, तो 6/2 कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो 3 मीटर पर सेकेंड जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक, अब हम लोग ये लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ए बराबर जी टी। ये तो दिया है क्वेश्चन में। वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना है? ए बराबर जी इंटू टी। इसको लिख सकते हैं डी वी बाय टी टी बराबर जी टी। इसको क्या लिख सकते हैं? डी वी बाई डी टी बराबर जी टी। ठीक है, अब वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशनशिप आ गया। अब अपन क्या करते हैं? वेरिएबल को, अच्छा एक और काम कर सकते हैं। अगर हम ये ना चाहें तो ए को वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, लेकिन उसमें भी वेलोसिटी आ जाएगी, एक्सेलरेशन का कोई वो नहीं होगा। एक्सेलरेशन की जगह जी टी रख देना है ना, तो इसकी जगह वही लगते हैं। अच्छा डी वी बाय डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वी बराबर जी टी डी टी। ठीक, अब इसको वो करते हैं क्या, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए इक्वेट करते हैं। कितना टाइम कितना हो गया? 8:30 हो गया है। ओहो, चलो अभी क्वेश्चन ना कल बनवा दूंगा, ये क्या शाम को बनाऊंगा। स्टॉप कर देते हैं इतने में। हेलो हेलो हेलो,